आज हम देख रहे हैं कि रबड़ी का औसत संगठन लिखो। प्रश्न क्या आया है कि रबड़ी का औसत संगठन लिखो। तो औसत संगठन क्या होता है रबड़ी का, वो हम देखें। औसत का मतलब होता है एवरेजली, और संगठन को ज्यादातर आप देखेंगे तो 100% में आना चाहिए। इसको देखेंगे तो ये नहीं आएगा, मैं आप द्वारा लिख देता हूँ। वो लिखेंगे कि नमी, यानी रबड़ी में पानी परसेंटेज एवरेज कितना होता है, लगभग 30% करीबन पानी होता है। कितना होता है? लगभग 30% करीबन पानी होता है। कितना होता है? 30%। और इसमें वसा लगभग कितनी होती है? इसके अंदर वसा कितनी होती है? लगभग आपको याद होगी, लगभग 20% के करीब होती है। तो 20% करीबन इसमें वसा होती है। क्या होती है? वसा होती है। प्रोटीन लगभग इसमें कितनी होती है बताओ? लगभग प्रोटीन होती है 10%। कितनी होती है? लगभग प्रोटीन होती है 10%। ठीक है। अब अपन लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज करीबन होता है इसमें 17%। लगभग कितना होता है? 17% होता है। खनिज लगभग इसमें 3% होते हैं। और चीनी कितनी होती है? लगभग 20%। यदि मैं इसको सबको जोड़ लूं तो लगभग 100 आ जाएगा। यदि 100 आता है तो आंसर सही है। क्या है? तो रेंज में देने की जरूरत नहीं है, इसमें रेंज में दिया गया, इसको हटा करके ये वाला कर लेना। क्या कर लेना? ये कर लेना। आप एक कोई सा भी रट लेना। यदि आप 2 किताब 3 किताब पढ़ेंगे ना तो ये अंतर मिलेगा। तो आप सबको नहीं रटेंगे, एक रट लो, वही लिखना है। अब आप कौन सा सही है आप देख लो, मिलाकर ऐसे सही है। 30 और 20 कितने हो गए? 50। कितने हो गए? 50। अब ये मिला लो, ये कितने हो गए? 20। ये कितने हो गए? 10। 10 हो गए तो ये कितने हो गए? 30। 30 20 कितने हो गए? 20। ये मिला दो तो कितने हो गए? 50। 20 ये तो 50 ये हो गए, 50 ये हो गए, दोनों मिला के 100 हो गए। देख लो। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो कितनी परसेंटेज क्या है बताओ, रिपीट कर लो। 30% पानी है, 20% उसमें प्रोटीन है, वो सॉरी वसा है, 10% प्रोटीन है। और लैक्टोज यानी दूध का, लैक्टोज क्या है? दूध की शर्करा। दूध मीठा होता है ना, तो दूध में शर्करा पाई जाती है, वो होता है C12H22O11। दूध में शक्कर पाई जाती है, दूध की शक्कर का सूत्र है। इसे डाइसैकेराइड, ये पूछा जा सकता है खालिस्तान वगैरह में, डाइसैकेराइड। दूध में कौन सी शक्कर पाई जाती है? तो आंसर देंगे डाइसैकेराइड। कौन सी शक्कर पाई जाती है? डाइसैकेराइड। ठीक। और जो 20% जो शुगर है वो हमने एडिशन है, चीनी कहते हैं, चीनी मिलाई है अपना, वो होगी। ठीक है, क्या मिलाएंगे? चीनी, वो होगी। तो ये होती है रबड़ी। क्या? रबड़ी। आगे समझ में। भारत का सबसे प्रचलित और पुराना कोई दूध उत्पाद और मिठाई है तो वो है रबड़ी। क्या है? रबड़ी। लोग आज जब हम छोटे छोटे थे, स्कूल जाते थे, कबड्डी लड़ते थे, तो पंजा फटका आया तो मैं खिला दूं रबड़ी, आया तो चढ़ा दूं मैं रबड़ी, ऐसे होते थे। तो रबड़ी हम जानते नहीं थे क्या होती, लेकिन आज हम जान पाए कि रबड़ी क्या है। लेकिन जब छोटे छोटे थे, गुंडागर्दी करते फिरते थे, तब कह देते कि भाई साहब आया मैं तो चढ़ा दूंगा रबड़ी। ठीक है, क्या चढ़ा दूंगा? रबड़ी। बात कर लो, उसको देख लो। तो मैं चटा दूंगा तुझे रबड़ी। ठीक है, तो ये बता दें। अगला है हमारे सामने, दूसरा क्या है? दुग्ध चूर्ण की परिभाषा। दुग्ध चूर्ण क्या होता है? क्या? दुग्ध चूर्ण क्या होता है? तो दूध को सुखा दो, दुग्ध चूर्ण बन जाएगा। तो दुग्ध चूर्ण कैसा होता है आपने देखा है? दूध का पाउडर बना दो। तो दूध को सुखा लो, पाउडर बना लो, दूध को पानी में डाल लो, फिर से दूध बना लो। सिंपल काम। तो इसे दूध को हम सुखा सकते हैं। सुखाने के लिए क्या करेंगे वो अपन लोग बताएंगे इसको। ठीक है, वो सीखते हैं कैसे बनेगा ये दूध पाउडर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दूध चूर्ण की परिभाषा। दूध चूर्ण की परिभाषा क्या है? दूध में से पानी को निकाल देने के बाद जो ठोस पदार्थ बचता है उसे हम लोग दूध चूर्ण कहते हैं। ठीक, और कुछ है ही नहीं, पानी ही तो निकालना है, बाकी सब तो रहेंगे रहेंगे। दूध पाउडर दूध का एक सूखा हुआ ही रूप है। क्या है? दूध पाउडर दूध का सूखा हुआ एक रूप है। जैसे घासों को सुखाने के बाद ये बनती है, और दूध को सुखाने के बाद दूध पाउडर बनता है, दूध चूर्ण बनता है। जो बाष्पीकरण यानी पानी को उड़ा करके सुखाने की प्रक्रिया द्वारा तरल दूध से लगभग सारा पानी उड़ जाता है ना, उसके बाद ये पाउडर प्राप्त होता है। इसका उपयोग बिना ठंडे में, इसे फ्रिज में अब रखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं तक करेंगे बस।
ठीक है, यहाँ तक करेंगे, ये परिभाषा हो गई। उसके बाद और शब्द बढ़ाने हैं तो अपन कहेंगे इसका उपयोग, तो यहाँ से उपयोग हो गए, परिभाषा खत्म हो गई यहीं तक। क्या हो गई? परिभाषा यहीं तक खत्म हो गई। इसके उपयोग, इसका उपयोग बिना बर्फ के ही, यानी बिना फ्रीज के इसे रख सकते हैं। जबकि अपन और आइसक्रीम, दूध, कुल्फी वगैरह बनाते हो उसके ठंड में रखना पड़ता है, शीतल में। यहाँ शीतल की कोई जरूरत नहीं है, लंबे समय तक भंडारण के लिए किया जा सकता है। इसमें ताजे दूध, अधिकांश पोषक तत्व तो लगभग बराबर ही रहते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। तो आप यहाँ तक कर लो। दूध की परिभाषा, दूध से पानी को वाष्प यानी उबाल करके और सुखा कर लेते हैं, उसको क्या करते हैं? सुखाते हैं। पर आप ये सोचेंगे यार हम सुखाते हैं, हम उबालते हैं तो कोई रबड़ी बन जाती है, खोआ बन जाती है। ऐसे नहीं सुखाते हैं, सुखाने की विधि आती है। दो विधि है, एक ड्रम शुष्कन विधि और एक फुहार शुष्कन विधि। कौन सी है? एक ड्रम शुष्कन विधि और एक फुहार शुष्कन विधि, दो तरह की विधियां होती है। तो एक क्वेश्चन में अगली बार आएगा तो दोनों को बताएंगे, ठीक है। नोट्सों में तो सब क्वेश्चन दिए गए हैं, वो देख लेना आप। अब आता है संघनित दूध क्या है? संघनित दूध, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंसेंड मिल्क। संघनित दूध को कैसे बनाते हैं वो देख लो। जैसे हम लोग सबसे पहले बनाते हैं वाष्पित दूध। कौन सा दूध बनाएंगे? वाष्पित। कौन सा? वाष्पित। तो वाष्पित का मतलब है हमने दूध निकाला भैंस का, गाय का, जो भी है, हमने एक हत्थे में रख दिया। क्या कर दिया? एक हत्थे में रख दिया और साहब वो गर्म हो गया। ठीक है, गर्म हो गया तो उड़ गया, तो पहले की अपेक्षा में दूध गाढ़ा हो जाएगा। यानी मैंने गाय का दूध लिया तो लगभग 87% पानी होता है, और भैंस का दूध लूंगा तो लगभग 42% 82% पानी होता है। जब ये उसे थोड़ा उबालूंगा तो उसमें से कुछ पानी निकल जाएगा, तो ये लगभग 75% करीबन पानी रह जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। इसको ही वाष्पित दूध बोलते हैं। कौन सा बोलेंगे बताओ? वाष्पित दूध। ठीक है, यानी भाप निकालने के बाद, पानी निकलने के बाद कुछ गाढ़ा बचता है, उसे हम लोग वाष्पित दूध कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पित दूध कहते हैं। अब आता है प्रश्न निस्वात का। वाष्पित दूध क्लियर हो गया। अब आता है प्रश्न निस्वात का कि संघनित दूध कैसा होता है? तो थोड़ा और उबाल दो, पर ऐसे प्रेशर में उबालेंगे, ऐसे प्रेशर में उबालेंगे जो और पानी उड़ जाए पर इस पे मलाई ना पड़े, बस। क्या ना पड़े? मलाई। उदाहरण के लिए हम लोग ऐसे समझ लो, कुकर में हमने उबाला, कोई भी चीज उगाली तो उस पर ऊपर तरी नहीं पड़ती, मलाई नहीं पड़ती। तो ऐसे ही उसे बड़े बड़े उसमें बॉयलर्स होते हैं, उन्हें उबालते हैं तो भाप से पानी पानी उड़ता रहता है, और जब गाढ़ा हो जाता है तो उसमें हम लोग शक्कर डाल देते हैं, तो इसे बोलेंगे स्वीट कंडेंस मिल्क। कौन सा? संघनित दूध। संघनित मतलब घना हो गया दूध, पानी कम हो गया तो दूध के कण घने हो गए, तो ये होता है संघन दूध। ऐसा लगता खाने में तो शहद खा रहे हैं, क्या जलवा है। तो आप लोग भी बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आप लोग भी घर पर बना सकते हैं संघनित दूध। इसमें थोड़ी सी क्या कर दो? शक्कर डाल दो, तो ये स्वीट कंडेंस हो जाएगा, और फिर किसी को दो, ऐसा खाओ, क्या जलवा है। मिठाई में डाल दो, क्या जलवा हो जाएगा। तो ये होता है, ठीक। तो ये होता है, और इस तरह का आता है, ये लोग बाजारों से हम लोग खरीदना चाहें तो जी आ जाएगा। देखो नेस्ले एक कंपनी है, भारत की बहुत बड़ी कंपनी है नेस्ले। नेस्ले की जी आप पहचान देख रहे हो, नेस्ले की पहचान होती है, यहाँ पर एक चिड़िया बैठी रहती है घोंसले में, ये पहचान है उसकी। तो ये क्या हो गया? द ओरिजिनल स्वीट एंड कंडेंस मिल्क, मीठा संघनित दूध इसको बोलते हैं। अब ये क्या काम आएगा? बच्चों को पिलाओ डायरेक्ट, छोटे छोटे बच्चे। एक माँ कहती है पी ले जल्दी जल्दी, मतलब सूमो बन जा, क्या पहलवान, ये हो जाएगा, ठीक। अब आता है इसके बारे में, तो सुन लो संघनित दूध क्या होता है। कंडेंस मिल्क या संघनित दूध एक गाढ़ा मीठा दूध उत्पाद है। गाढ़ा मीठा दूध उत्पाद है जो पूरे दूध से लगभग 60% पानी निकाल देंगे। कितना परसेंट? 60% पानी निकालकर उसमें चीनी मिलाएंगे। क्या करेंगे? चीनी मिलाएंगे, है ना, और वो चीनी मिलाया जाता है। इसके स्वाद गाढ़ा मीठा हो जाता है। इसका इस्तेमाल आमतौर मिठाइयाँ और बेकिंग में किया जाता है ना, किया जाता है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए किया जाता है। उपयोग भी हो गया यहाँ से, यहाँ तक इसका आंसर हो गया, परिभाषा हो गई यहाँ तक, और यहाँ से दो उपयोग भी हो गए, मिठाइयों में और बेकिंग, मेकिंग वगैरह करते हैं ना, उसमें आ जाता है। बच्चों को दूध पिलाना लिख देना आप तो, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, बीमार पशुओं के सामान्यतः 6 लक्षण लिखो। 6 पूछे उन्होंने, कितने? 6। तो आपके सामने आप देख रहे हैं कि बीमार पशु है, क्या है? बीमार पशु है। बीमारी में क्या होता है? पशु सुस्त बैठता है, गर्दन पीछे की ओर रहता है, बीमार पशु का वजन घट जाता है, ये बीमार पशु का पूरा पिछड़ा बिगड़ा हुआ है।
तो इस तरह से पशु के ये कान लटके जाते हैं नीचे को, ये होता है सिस्टम। तो बीमार पशु ऐसे होता है। अब बीमार पशु के लक्षण देखें तो क्या लग, भूख न लगना, क्या नहीं लगना, भूख न लगना, ठीक है, क्या नहीं लगना, भूख न लगना, बीमार को भूख नहीं लगती है, ठीक है। तो पशु कम खाता है और पूरी तरह से खाना बंद भी कर सकता है। सुस्ती व अवसाद, कैसा रहेगा, बैठा रहेगा सुनसान, जैसे ये सुस्ती हो गई, इसको कमजोर महसूस करेगा, निष्क्रिय हो जाएगा, जो काम करता था चलता फिरता वो निष्क्रिय हो जाएगा, अनउत्तरदायी दिखाई देने लगता है। कैसा, काम करने की जिम्मेदारी से हट जाता है, अनउत्तरदायी होता है उसको। काम करने में मन न लगना, यहाँ लिख सकते हैं, काम में मन न लगना, ये बोल सकते हैं। असामान्य शरीर का तापमान, तापमान जो शरीर का होता है उससे कम या ज्यादा हो जाएगा। जैसे हम भैंस की बात करें तो कितना है, लगभग 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ये हो सकता है 102 हो जाए, 102 103 हो जाए, तो ये तापमान साफ नहीं रहो। ये 98 हो गया तो पता पड़ा टेम्परेचर डाउन हो गया। जैसे कि मिल्क फीवर में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, 98 रह जाता है। तो 101 से ये करीबन टेम्परेचर ज्यादा कम हो सकता है। आंखें, नाक, मुंह से क्या निकलता है, गंदगी सी निकलने लगती है, उसपे तो नाक भी नहीं पूछ पाती, वो ऐसा हो जाता है। तो पानीदार मवाद जैसा खूनी स्राव भी हो सकता है। व्यवहार में बदलाव, जो पशु हमें देख के रेंकता और आवाज करता और हमारे साथ घूम फिरता था, वो सब बंद हो गए, है ना। आक्रामकता, अलगाव, बेचैनी होने लगती है, कभी कभी पशु अटैक कर सकता है, बीमारी। तो ये हो गए। असामान्य मुद्रा की चाल, चाल लड़खड़ाई, शराबी जैसी चाल हो जाएगी, चलेगा भैया, हाँ, ठीक है ना, ऐसे चलने लगेगा। क्या होने लगेगा, ऐसे चलने लगेगा। तो ये बीमार के लक्षण है। अब कुछ और इसके अतिरिक्त बातें बताता हूँ मैं आपको। इसके नथुने सूख जाते हैं, क्या है, इनके अतिरिक्त बता रहा हूँ। नथुने, क्या, नथुने सूख जाते हैं, ठीक है। मुंह से गंध आती है, क्या भी, मुंह से गंध यानी बदबू आएगी, गंदी बदबू आती है ना, क्या आती है, बदबू आती है। पशु का गोबर पतला या गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। पशु का भार गिर जाएगा, पशु का ताप बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। इनके अतिरिक्त दे सकते हैं हम लोग, क्या दे सकते हैं, इनसे अतिरिक्त। तो इतने सारे पॉइंट दे सकते हैं। पशु कमजोर हो जाता है, वजन कमजोर हो जाएगा, तो मैंने कही ना, दूध मांगेंगे तो हम खीर देंगे, पर बात ये आती है तुम 6 मांगोगे हम 10 दे देंगे आपको, पॉइंट सही है। तो बीमार पशु के क्या लक्षण हो गए। अब यदि मैं याद कराऊं तो आपको एक बार में याद कराऊं, जरा देखो। हम लोग किसी रिश्तेदार को हॉस्पिटल में गए मिलने, कहाँ गए, रिश्तेदार से हॉस्पिटल में गए मिलने। जब रिश्तेदार से हॉस्पिटल में मिलने गए, कहाँ गए, हॉस्पिटल में मिलने गए, तो वहां हमने देखा कि डॉक्टर मरीजों को देख रहा था, और हम जो मिलने गए तो हम दोनों को देख रहे, डॉक्टर को भी देख रहे हैं और मरीज को भी। तो डॉक्टर और मरीज में क्या अंतर है, ये बताना है। तो डॉक्टर स्वस्थ होता है, उसका चेहरा चमकील होता है। मरीज कैसा होता है, उदास होता है, उसके बाल उड़ू उड़ू हो रहे होते हैं। डॉक्टर में से बढ़िया नादो के या तो साबुन की खुशबू, सेंट की खुशबू, मरीज में से बदबू आ रही हो। डॉक्टर के होठ लाल चिकने होंगे और मरीज के होठ कैसे होंगे, पपड़ी पड़ रही होंगी, सही है ना। डॉक्टर का कोई वजन नहीं घट रहा होगा लेकिन उसको बीमारी से वजन घट रहा होगा। डॉक्टर की आंखें चमकीली होंगी लेकिन बीमार की आंखें उदास होंगी। इतने सारे जो मैंने लक्षण बताए वही पशु पे, स्वस्थ और बीमार पशु पे अंतर दे सकते हैं। बिल्कुल सरल हो जाएगा, तुम भूल के दिखाओ, भूल नहीं पाओगे कभी, ठीक। क्या कर नहीं पाओगे, भूल नहीं पाओगे। अब वो नहीं कर पाए तो दूसरा दिया, बीमारी के संक्रमण के कोई 6 कारण बताओ, यानी बीमारी फैलती है उसके 6 कोई कारण बता दो। तो हम बताएंगे, नंबर 1, जीवाणु द्वारा बीमारी फैल सकती है, ठीक है। बैक्टीरिया बॉडी में कहीं से एंट्री करेगा तो बीमारी फैल जाएगी। बीमारी से लगने वाली बीमारी का नाम क्या है इसके, एंथ्रेक्स है ना। स्तनदाह है, स्तन माने थन। विषाणु जैसे खुरपका, मुंहपका, एफएमडी रोग, रिंडर पेस्ट, ये विषाणु द्वारा होने वाले हैं। कवक द्वारा, जैसे दाद संक्रमण, दाद खाज खुजली हो जाती है। परजीवी जैसे जुआ, पेट में किलनियां, वो पेट में कृमि, जैसे पटेरे बोलते हैं गाँव में, किलनी जू ऊपर आ जाते हैं शरीर पर। अस्वच्छता परिस्थितियां, गंदा आवास हो, दूषित जल से बीमार हो सकते हैं। दूसरा देखिए, चोट या घाव हो जाए तो चुपचाप हो रहा है तो आप चलो नहीं पा रहे तब भी बीमारी की स्थिति में, इस प्रकार 6 तरह की बीमारी हो सकते हैं।
अब अगले में कभी गोटी खालिस्तान पूछ सकता है कि भाई तो एफएमडी का से होता है, तो आंसर देंगे वायरस से होता है, विषाणु से होता है। हम कहेंगे एंथ्रेक्स किससे होता है, तो जीवाणु से होता है। तो ऐसी बातें भी पूछ सकते हैं। तो हम बताएंगे 6 ये मेन कारण है इसके, एक तो ये दे सकते हैं कि इन 6 कारणों से होती है। उसके बावजूद भी यदि आपको और सिंपल लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो 6 कारणों में, ठीक है। सर्दी लग जाना, क्या, सर्दी लग जाना, सर्दी से बीमार पड़ना। 2 नंबर गर्मी से बीमार पड़ा, वरना उल्टी दस्त हो जाता ना, गर्मी सर्दी गर्मी से लगा। गंदे ग्वालों से, किससे, गंदे ग्वालों से भी बीमारी लग जाती है। किससे लग जाती है, गंदे ग्वालों से। मरे पशुओं से, मरे पशुओं से, है ना। गंदे भोजन से, गंदे भोजन से, गंदे पानी से, ये भी और चीजें लिख सकते हो। अपन लोग 6 नहीं 10 दे सकते हैं इनको, तो इतनी सी हम बता सकते हैं ना। जो इसमें लग रहा है अच्छा ये लिख लें, मेरे ये लिखे वो अच्छे लगे वो कर लेना, वीडियो रोकते जाओ नोट डाउन करते जाओ, हो जाएगा। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो देखेंगे आप बीमार पशु की क्या स्थिति होती है, उसकी बॉडी पे जी आ गए, उसके कान लटक गए, आंखें स्वस्थ हो गई, नथने से लसलसा पदार्थ निकलने लगे, होंठ सूख गए, ये बीमारी पशु के। ये वायरस, पंप कौन सी वायरस आ गया, चंपी वायरस, ये आ गया। तो वायरस से ये फफूले पड़ जाते हैं शरीर पर, ठीक है। क्या हो गया, ये लंपी वायरस आ गया है। अब आता है हमारे पास 14वां क्वेश्चन है, आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने वाले 6 कारक लिखो। आइसक्रीम कब अच्छी बनेगी और कब खराब होगी। तो हम जिन चीजों को ध्यान में रख करके बनाएंगे, जिनसे आइसक्रीम बन रही है, तो अच्छी बनेगी, और यदि ध्यान नहीं दिया बनाते गए तो आइसक्रीम खराब बन जाएगी। तो अच्छी बनने और खराब बनने के आधार पर इनको बांटा गया है। नंबर 1, यदि हम लोग कच्चा माल यूज कर रहे हैं, यदि उसकी क्वालिटी खराब है तो आइसक्रीम खराब है। यदि जो कच्चा माल यूज कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी अच्छी है तो फिर आइसक्रीम अच्छी है, कुल्फी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आती है अच्छी गुणवत्ता वाला दूध, अच्छी क्रीम, अच्छी चीनी, अच्छा फ्लेवर, बेहतर स्वाद और बनावट सुनिश्चित करता है। अच्छी चीजें अच्छी के लिए सुनिश्चित करता है। अब आता है बसा की मात्रा, पर्याप्त बसा चिकनाई होगी तो मलाईदार बनावट बनेगी, क्या सुंदर लगेगी खाना, क्यों, घी भी मिला है, दूध की मलाई भी मिली है। अब आती है ओवररन, है ना। ओवररन में क्या, हवा प्रवेश कराते हैं। शादियों में गए होंगे तो आपने देखा होगा, कटोरी में लेते हैं और जीभ पर रखते हैं, गायब हो जाती है, चबाना पड़ती है अगर नहीं, जबकि कुल्फी को खाते हैं हम लोग। तो ये बात ध्यान देंगे कि इसमें क्या होता है, हवा भरी होती है, हवा से फुसफुसी सी हो जाती है, हवा को ही ओवररन होता है। उचित हवा का ही समावेश करें, ज्यादा करेंगे तो बेकार हो जाएगी। हल्की बनावट होती है, बहुत अधिक हवा नुकसानदायक होती है, गुणवत्ता को खराब करती है, प्रभावित करती है। अब आती है जमने की दर, जिसमें हमने उसे रखा फ्रीज में और ठंड कम पड़ेगी तो पिघल के पानी हो जाएगी, इसलिए हमेशा वो कायम रह जाएगी अच्छे वाले फ्रीजर में। तेजी से जमाने से छोटे बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं और जिसे खाने में मजा आता है। अब आता है स्टेबलाइजर और इमल्सिफायर। स्टेबलाइजर का मतलब वो एक ऐसी रचना बना ले जिससे कोई एक स्थायी बनी रहे, और नहीं तो पानी हो जाएगी। हम कहते हैं बनाएंगे, फिर हाल तो बन गई, 2 घंटे 4 घंटे बाद देखो तो फिर पिघल गई। तो स्थायी कारक मिलाने होते हैं इसमें। स्थिरता बनावट बनाए रखने के लिए बर्फ को क्रिस्टल बनाने से रोकने में मदद करती है, इसमें कुछ चिकनाई डाल देते हैं। अब आता है भंडारण की स्थिति। भंडारण हम करेंगे तो अच्छे फ्रीज में करेंगे तो लंबे समय तक रहेगी, खराब फ्रीज में रख देगी, लाइट चली गई तो ये पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लगभग -18 डिग्री सेल्सियस, क्या, -18 डिग्री सेल्सियस पर जो है इसे रखो तो वो मस्त पड़ी रहती है, या उससे भी कम। पिघलने से 2 बार जमाने से बचा सकते हैं उसको, स्वाद खराब नहीं होता। यदि मेल्ट हो गई तो स्वाद खराब हो जाएगी। उस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। तो इसमें 6 चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आइसक्रीम का कोई गुण प्रभावित नहीं होगा। बैठ में आ रहा हूं, आगे देखें ना, ठीक है। तो ये देखो आइसक्रीम बनी और इसमें बढ़िया क्रिस्टल बन गए, खाने में मजा आएगा। क्या आएगा, खाने में मजा आएगा। अब आती है अगला, इसको अथवा में वो नहीं कर पाए तो ये बता दे, आइसक्रीम और कुल्फी में कोई 3 अंतर बताओ। तो ये तो आसान है बताना, देखो 3 अंतर दिए यहाँ से, ठीक है। क्या दिए, 3 अंतर दिए, वो आसानी से बता देंगे।
तो बनाने की विधि, आइसक्रीम को कैसे बनाते हैं ये विधि है जी, हमारे क्या है विशेष गुण है। तो बनाने की दूध, क्रीम, चीनी, स्वाद मिश्रण को मथ कर और जमा कर बनाई जाती है। तो इसमें क्रीम का प्रयोग करेंगे ध्यान। तो और क्रीम और बर्फ, देखो क्रीम और बर्फ, मेरे को याद करा रहा हूँ कि आइसक्रीम नाम कैसे पड़ा। बर्फ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आइस। क्या बोलते हैं? आइस। तो आइस और क्रीम, क्या आइस और क्रीम दोनों को मथ दिया जाए तो नाम हो जाएगा आइसक्रीम। आइस भी हो और क्रीम भी हो। ये हिमीकृत डेयरी उत्पाद में थे या पार्ट 13 में से? हिमीकृत डेयरी उत्पाद। तो डेयरी उत्पाद तो है, डेयरी में तो बनता है, लेकिन इसमें आइस होती है। क्या होती है? आइस होती है। हिम होती है, बर्फ होती है, बर्फ से बनते हैं। तो कुल्फी आइसक्रीम दो ही है। ये तो आना तय है ये प्रश्न तो इस पार्ट में से, या तो कुल्फी आइसक्रीम, कुल्फी दो ही चीजें बस हिमीकृत तो। ठीक है। तो दूध को धीमी आंच पर उबालकर गाढ़ा होने तक दिया जाता है, फिर जमा करके कुल्फी तैयार हो जाती है। इसमें हवा भरने के लिए हवा हवा नहीं भरते कुछ भी। अब आती है बनावट। हवा के समावेश के कारण ये हल्की हो जाती है, कम वजन होता है। कुल्फी ठोस होती है, वजन बन जाता है, बिना हवा हिलाए गाढ़ा मलाईदार बनती है ये। अब आता है जमाने की प्रक्रिया। जमाते कैसे हैं? मशीनों में तेजी से जमाया जाता है और इसे पारंपरिक रूप से मत करके घर ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसे शंकुओं में भरना होता है, इसके लिए शंकु होना जरूरी नहीं है। ठीक है। शंकु आते ना आइसक्रीम बनाने के, उसमें भरते हैं, इसमें नहीं। तो इस प्रकार से हमारा जो हो गया। अब आता हमारे पास 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन से पूछा है कि अंडज उत्पत्ति। अंडज उत्पत्ति क्या होता है? अंडे से बच्चा निकलते हैं तो उसे अंडज उत्पत्ति। यदि मैंने 100 अंडे लिए हैं और 100 में से 100 निकले आए तो 100% अंडज उत्पत्ति है। यदि 100 में से 90 निकले आए तो 10% खराब हो गए, 90% अंडज उत्पत्ति है। कौन सी है? अंडज उत्पत्ति है। तो अंडज उत्पत्ति के लिए अंडों को चुनाव करते समय हम लोग अपनी मुर्गीशाला निकालना चाहते हैं तो किसी मुर्गीशाला से अंडे लाएंगे और उनसे चूजे निकलेंगे, उनमें हम लोग पालेंगे, मुर्गी पालन चालू हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है। दूसरा, हमारा मुर्गीशाला तो है ही, जिन मुर्गियां बिछ जाएंगी, कट जाएंगी, लेकिन नए बच्चे तो पैदा करना, तो अंडे कौन से हम लोग इनक्यूबेटर में रखें? तो अंडों को चुनते समय क्या सावधानी रखना चाहिए वो जानेंगे। ठीक है। अब देखेंगे हैचिंग के लिए अंडों को चेंज केवल, हाँ, केवल उपजाऊ अंडे। कौन सा? केवल उपजाऊ अंडे लेंगे, अर्थात हम कह सकेंगे ऐसे अंडे जिनके पेट में गर्भ हो। कैसे हो? गर्भ हो, वो होंगे। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं केवल गर्भित अंडे। कौन से? गर्भित। और गर्भित होंगे तो उपजाऊ होंगे, गर्भित नहीं होंगे तो नहीं होंगे। तो सुनिश्चित करें कि अंडे स्वस्थ, उपजाऊ यानी निषेचित हों या गर्भित हों, मुर्गियों और मुर्गों से ही लें हम लोग। ठीक है। मध्यम आकार के हों, क्या हों? बड़े नहीं हों, छोटे भी नहीं हों। बड़े को जब्बू कहते हैं, छोटे को मीट कहते हैं। लगभग 52 ग्राम, 50 से लेकर के 52 ग्राम का ही हम लोग अंडा लेंगे। ना तो 60 ग्राम का लेंगे और ना ही 35 ग्राम का लेंगे। ना तो छोटा अंडा लेंगे और ना ही बड़ा अंडा लेंगे, कुछ नहीं लेंगे ये। ठीक है। तो मध्यम आकार के लेंगे। औसत आकार के अंडे चुने जाएं, बहुत छोटे और बहुत बड़े अंडे से बचें, ये ना लें। साफ और बिना दरार वाले लें। अंडे देखें तो क्रैक अंडा लेंगे तो उसका तो चूजा मर चुका होगा, उसे हम लोग इनक्यूबेटर में धरे रहो, बच्चा निकलेगा। तो यही ध्यान देंगे। तो खोल करके देखें, साफ सुथरे, है ना, धुला हुआ ना हो, दरारों या दरारों मुक्त होना चाहिए, दरारा नहीं होना चाहिए। अब अच्छा, उचित आकार। अंडा आड़ा टेढ़ा छोटा बड़ा ना हो, उचित आकार। अंडे का आकार एक समान होने चाहिए सभी, और विकृत या अनियमित अंडे ना हो। विकृत में आड़े टेढ़े थोड़े मोटे गड्ढा वड्ढा हो, ऐसे ना हो। अब आती है ताजगी। अंडे ताजे होना चाहिए हैचेबिलिटी के लिए, यानी जहाँ बच्चे निकलते हैं उस जगह को हैचरी कहते हैं। हैचरी के लिए जो अंडे चुने जाते हैं उन्हें हैचेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है। तो है बेहतर के लिए 7 दिन पुराने ही अंडे होना चाहिए, 14 दिन 15 दिन पुराने अंडे ना लें। ताजे अंडे लें, उनको गर्म रखें या इंक्यूबेटर में रखें, जिससे वो गर्म बने रहे तो बच्चे निकल जाएंगे। 7वें दिन अंडा परीक्षण भी कर सकते हैं, है ना। तो उसकी अच्छी खोल गुणवत्ता वाला होना चाहिए, खोल मजबूत हो, यानी उसका कवच। खोल को क्या बोलेंगे यहाँ पर? कवच। कवच कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, ये नहीं उतार धरते में टूट जाए, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो खोल यानी कवच।
कवच मजबूत होना चाहिए और बहुत पतला और छिद्रित पूर्ण नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये होता है हमारे पास। तो अंडज उत्पत्ति के लिए यानी अंडों से चूजा निकालने के लिए कितनी बातें याद रखना है? 6। क्योंकि दो दो पॉइंटों पे एक नंबर मिलेगा। क्या? 2 पॉइंटों पे एक नंबर मिलेगा और ये 6 पॉइंट हो गए तो 3 नंबर मिले, 1 2 3 ऐसे। 2 पॉइंट लिख दे 1 नंबर, फिर 2 पॉइंट लिख दे 2 नंबर, फिर 2 पॉइंट लिख दे 1 नंबर, कुल मिलाकर 3 नंबर हो गए। कितने हो गए? कुल मिला के 3 नंबर हो गए। अब आता है हमारे सामने दूसरा प्रश्न, इनक्यूबेटर्स में अंडे को सेने संबंधी। जब अंडा चुन लिया तो फिर एक संग बहुत सारे अंडों को हम लोग क्या करते हैं, मशीन में रख देते हैं। इस मशीन का नाम है इनक्यूबेटर। मशीन में रख देते हैं तो मशीन का नाम क्या है? इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर में क्या होता है वो देखो। इसे पहली बार तो इनक्यूबेटर ही क्यों कहते हैं, इसको दूसरी मशीन क्यों नहीं कहते? आपको कंटेस्ट याद करवा देता हूँ। जब कोई बच्चा पेट में होता है या अंडा गर्भित होता है, तब गर्भित अंडे का हम बोलते हैं कि ये गर्भित है, यानी बच्चा पेट में है, अंडा निषेचित है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोले इंक्यूबेशन पीरियड। जब इंक्यूबेशन में अंडा है, गर्भ में अंडा है, तो जिस मशीन में रखेंगे तो इंक्यूबेटर कहलाएगा। जब गर्भ में अंडा है तो इंक्यूबेशन और इंक्यूबेशन पीरियड कह सकते हैं। और उसके बाद जब इंक्यूबेशन वाली अवस्था वाले अंडे को जिस मशीन में रखेंगे उसका नाम इंक्यूबेटर। ये है इसका। इनक्यूबेटर के अंदर ये सुविधा होती है, ध्यान दें कि इसमें ट्रे रहती है और ट्रे में ये यहाँ से देखेंगे तो ये 45 डिग्री के कोण पर झुक गई है। कितने पे? 45 पे। फिर ये सीधी हो जाएगी ऐसे, फिर इधर को झुक जाएगी, 45 से झुकेगी, फिर 45 इधर झुक जाएगी, यानी ये 90 डिग्री के कोण पर घूमती है। क्या होती है? घूमती है। इसे क्या होता है, अंडे के जो बीच में पीला भाग होता है, क्या होता है? अंडे के बीच में जो पीला भाग होता है, क्या होता है? पीला भाग होता है, वो यहाँ नहीं जमेगा, फिर बीच में ही रहेगा। ठीक है? क्या रहेगा? बीच में ही रहेगा। और इसमें जितनी ताप देना होता है उतना अपन लोग एसी चलाते हैं ना, तो कर देते हैं, वैसे इसको कर देंगे तो उतना ही ताप रहेगा जितना चाहिए। ठीक है? तो 95 डिग्री फॉरेनहाइट चाहिए तो 95 ताप रहेगा इसमें। 90 चाहिए, 100 चाहिए, जितना हम लोग रखेंगे उतना मिलेगा इसमें। फ्रीज की तरह है वो सेम। तो देखो आगे क्या है इसके। इनक्यूबेटर में ऊष्मा गर्म देंगे अंडे को, अंडा गर्मी नहीं देंगे ना तो थोथा पड़ जाएगा। तो इनक्यूबेटर में ऊष्मा के दौरान बहुत मुख्यतः सावधानियां, वो सुनो क्या है। 6 सावधानियां की पूछ रहा है तो हम दे देंगे। अब देखेंगे, सही तापमान बनाए रखें। अंडा को जितनी गर्मी चाहिए, मुर्गी में कितना टेम्परेचर होता है? 105 से लेकर 107 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। तो कम से कम इसका 100 तो हो। कितना हो? 100 डिग्री फॉरेनहाइट तो होना चाहिए कम से कम। तो 100 डिग्री फॉरेनहाइट होगा तो मतलब अंडे गर्म बने रहेंगे। ठीक, तो ये है। तो यहाँ देख रहे हैं तापमान लगभग 99.5 कितने से लेकर 100 डिग्री। तो मैंने अभी बताया ना 100 के आसपास होना चाहिए। ये तो फॉरेनहाइट में, यदि सेल्सियस की बात करें तो 37 से लेकर 37.5 से लेकर 37.38 तक होना चाहिए। तो इस टेम्परेचर पे अंडे का जो बच्चा है भीतर, वो बढ़िया विकसित हो रहा है, वो समझ रहा हो मेरी माँ मुझे गर्म रखे। जबकि प्राकृतिक रूप में हम लोग इनक्यूबेटर नहीं रखते, तो क्या होता है, रात में मुर्गी अंडों में ही बैठी रहती है, तो बॉडी से क्या होती है? गर्म हो जाती है। मुर्गी का टेम्परेचर कितना है? 107। अंडे को बैठेगी तो अंडों का तापमान 100 तो हो ही जाएगा कम से कम। ये है। ठीक है? उचित आर्द्रता बनाए रखें। जो गीलापन है ना वो ज्यादा गीला ना हो, नहीं तो दिक्कत हुई, अंडों में बीमारी फैल सकती है। इसलिए सूखा बनाए रखें उसको। ठीक है? ऊष्मायन के दौरान सापेक्ष आर्द्रता 50 से 60% में होनी चाहिए। अंतिम कुछ दिनों में अंडे सेने के दौरान 65 से 70% आर्द्रता हो जाए। गीलापन कितना रहे? 65 से 70%। अब आती है नियमित रूप से अंडों को पलटना। तो पलटने की मैंने आपको बताई दी। इससे क्या होगा? भ्रूण नहीं मरेगा। क्या नहीं मरेगा? भ्रूण को खोल से चिपकने से डर रहता है, जो मैंने बताया ना नीचे है कवच, कवच से नहीं चिपकेगा वो। तो मुर्गियों से अंडे से कितने दिन में निकल आता है? लगभग 18 दिन में चूजा बाहर आता है। यानी हम कह सकते हैं अंडे का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो वो होगा 21 दिन का। कितने दिन का? 21 दिन का होता है। जिनमें से हमारे पास मुर्गियों से 18वें दिन तक तो इसकी पलटाई करते हैं, उसके बाद उसको अंडे को पलटना बंद कर देते हैं। तो कितने दिन तक अंडों को पलटाई करेंगे? 18वें दिन तक। 21वें दिन बच्चा निकल आता है। स्वच्छता सुनिश्चित करें, इसके अंदर स्वच्छ साफ सफाई रखें। यदि बीमारी
मतलब इसके अंदर गंदगी रही तो बीमारी लगना तय है। इनक्यूबेटर से भी बीमारी लग सकती है बच्चे, या तो इसमें फूटेंगे तो गंदगी निकल आएगी, बच्चों को लग जाएगी, बच्चों को लग जाएगी तो बीमारी हो जाएगी फुल फ्लोरम। ठीक है, अब आता हमारे पास पोल्ट्री या रोगों से बचाव या रोकथाम के कोई 6 उपाय लिखो। मुर्गी ना मरे, बीमारी ना लगे, इसके कुछ 6 उपाय बताने हैं। क्या बताना है? 6 उपाय। पोल्ट्री या मुर्गी से रोगों से लगने से बचाना है तो कोई 6 उपाय बताना है। नंबर 1, उचित स्वच्छता बनाए रहे। मुर्गी पालने की सबसे बड़ी बात है कि यदि गंदगी रही, गंदगी में जीवाणु कीटाणु पले नहीं कि बीमारी होगी, भाई नहीं, और मुर्गी में कितनी जान होती है, तुरंत निबट जाती है। इसलिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। तो क्या होना चाहिए? उचित स्वच्छ बनाए रखें। क्या रखें? उचित स्वच्छ बनाए रखें। रोग प्रसारण को रोकने के लिए पोल्ट्री घरों को नियमित रूप से साफ और कीटाणु रहित रखें। क्या रखें? साफ और कीटाणु रहित रखें। अब आता है टीकाकरण। क्या आता है? टीकाकरण। टीकाकरण कराएं नियमित। तो ये न्यूकैसल यानी रानीखेत, क्या करें? रानीखेत, मारे, फाउल पॉक्स जैसी आम संक्रामक बीमारी पक्षियों को रोक सकते हैं। नए पक्षियों को संगरोध करें। क्या करें? नए पक्षियों को संगरोध करें। संगरोध बोले तो बीमार पशु और स्वच्छ पशु, बीमार पक्षी और स्वस्थ पक्षियों को अलग अलग करें। यानी बीमार मुर्गियों और स्वस्थ मुर्गियों को अलग अलग करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? यहाँ पर संगरोध, है ना। क्वारंटाइन बोलते हैं, मतलब क्वारंटाइन समझते, कोरोना हो गए थे, ऐसे ही क्वारंटाइन हो जाएगा। टीकाकरण का मतलब है सीधा टीके लगाए, वैक्सीनेशन। ठीक है। दूसरा, स्वच्छ पानी और पौष्टिक चारा, यानी हम लोग साफ पानी देंगे, बढ़िया बोर से निकला हुआ, और उनको क्या देंगे? पौष्टिक, यानी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ चारा खिलाएंगे, दाना खिलाएंगे, तो ये मुर्गी स्वस्थ रहेंगी। अब आती है परजीवियों पर नियंत्रण। परजीवी मतलब ऊपर पशुओं में हमारे यहाँ चूहे पड़ जाते हैं सिर में, ऐसे इनके यहाँ पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ दांत खुजली होती है, इनके यहाँ भी आती है, बाहरी परजीवी हो जाते हैं इनके यहाँ भी। ठीक है, परजीवियों का नियंत्रण करें। आंतरिक कीड़े, पेट में हमारे यहाँ चुनमुने पड़ जाते हैं, इनके यहाँ भी चुनमुने पड़ जाते हैं। तो आंतरिक कीड़े, बाहरी कीड़े, दोनों से बचाएं इसको। बाहरी से जैसे घुन लग जाता है ना, जू बोलते हैं उसको, परजीवी, ये आदि नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद आतंकों को सीमित करें और सुरक्षा उपाय करें। आगंतुकों का मतलब है मुर्गी साला पर कोई भी आता, कल्लू कहाँ है, चलो वो भीतर घूमे आओ, कल्लू को 2 अंडा भी उठा लाओ, तो ऐसा नहीं है। टोटल मना, बैन, अंदर आना मना, बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित, बोर्ड लगाओ। ठीक, ये होता है। तो जब आदमी अंदर जाएंगे नहीं तो बीमारी लगेगी, आदमियों में बीमारी, पक्षियों को लग जाएगी। ठीक है, और जो पक्षियों की देख रेख कर रहा है वो साफ सुथरा होना चाहिए। पक्षी ऐसे निबट जाते हैं, ये कई बीमारी दिखाई गई है और मर गई मुर्गियां गई। इस प्रकार से हमारे पास ये लगभग बीमारियां हो गई। अब यहाँ से हम लोग करेंगे अब मुर्गियों की, अथवा कर लेते हैं इसका। मुर्गियों की पुलोरम बीमारी का वर्णन करो। पुलोरम माने होता है दस्त। क्या होते हैं? दस्त। तो हम दस्त कैसे होते हैं पुलोरम में, आप देख लो। ये देखो, सफेद दस्त हो गए, ये पिछवाड़ा बिगड़ गया, उसके अंदर पोस्टमार्टम करो तो अंदर के पार्ट्स ऐसे हो जाएंगे, तिल्ली फूल गई है इसकी। ठीक है, तो ये पोंक देते हैं सफेद दस्त, इसीलिए इसका नाम पुलोरम रखा है। क्या रखा है? पुलोरम डिसीज इन द पोल्ट्रीज। तो मुर्गियों में पुलोरम में क्या होता है? दस्त लगता है। ये बच्चे की परेशानी हो गई, बेचारे की पूरी चड्डी गीली हो गई, पीछे से खराब हो गया, और देखो तो दस्त ऐसे हो गए, है ना। भीतर पोस्टमार्टम करके देखा तो पोस्टमार्टम उसकी तिल्ली वगैरह फूल गई और बीमार हो गया। आंत प्रभावित होती है इसमें। तो इसमें हम बात करेंगे, क्या करेंगे कि पुलोरम से क्या क्या पूछा उसमें, मुर्गियों की पुलोरम बीमारी का वर्णन निम्न बिंदुओं में करो। सबसे बड़ी बात हो गई कि उसमें बिंदु दे दे। माना पूछे रोग कारक, हम बताएंगे पोल्ट्री में पुलोरम किसके कारण होता है, तो साल्मोनेला पुलोरम जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु। तो जीवाणु का नाम लिख दिया। ठीक है, और अक्सर किसमें होता है? बच्चों में ज्यादा ये बीमारी पड़ती है, दस्त की। अब आती है लक्षण, इसमें होता क्या है, तो सब में सफेद दस्त होते हैं, सीधी बात। सफेद चिपचिपे दस्त होते हैं। बैंट बोले तो छेर, छेर होती है, और आसपास शरीर से चिपकी रहती है। मैंने कही ना अभी उसके कपड़े बिगड़े थे, वही वाली। चूजों में कमजोरी, आंखें लटकना, आंखों पलक झुक जाते हैं उसके, अक्सर सिकुड़ जाते हैं, बैठ करके सांस लेने में कठिनाई भी होती है। ठीक है, ये हो गया। अब इनके लिए क्या उपचार करें, तो उपचार भी बताएं कोई दो। पशु चिकित्सा बुलाएं और वहां पर इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोसेप्टेनिकोल्स,
एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दें, इससे बीमारी रुक जाए। अब आती है झुंड में रोग ज्यादा फैलता है, इसलिए पक्षियों को झुंड बनने से रोकें। तो ये हमारे साथ साथ में इसकी क्या हो गई, ये 3 बिंदु दिए हमने, तीनों बिंदु दे दिए, तीनों ने बिंदु एक एक नंबर के थे। एक जीव का रोग का कारण लिख दिया ना कि भैया जीवाणु, तो उत्तर एक पूरे में तो एक मिल जाएगा। लक्षण तो आपने देख लिए, दस्त हो गए, सफेद दस्त कह दो। जब कोई आदमी को दस्त होंगे तो आंख पलक झुक जाएंगे, गर्दन झुक जाएगी, दौड़ेगा तो है नहीं ना वो। तो ये बातें तो हम लोग वैसे ही जानते हैं ऑलरेडी। वजन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या लिखें क्या लिखें। अरे पक्षी बीमार होता है तो बीमार पक्षी हो, मानव हो, पशु हो, कोई भी बीमार हो गया तो क्या होगा, उत्पादन घट जाएगा, वजन घट जाएगा, पशु बेचैन होगा, पक्षी बेचैन होगा, पलक बंद हो जाएंगे, नाक से बदबू आ गई, पक्षी से बदबू आ गई, ढेर सारा बातें लिख देंगे हम लोग। क्या कर देंगे, ढेर सारी बातें लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से हम करेंगे अब अगला प्रश्न कल।